नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान पर आयकर विभाग की छापेमारी कल से ही लगातार जारी है। करीब 30 घंटे का समय हो गया है और आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर आयकर का एक्शन जारी है। अली जोहर ट्रस्ट को लेकर हो रहे एक्शन में मेरठ से लेकर देहरादून, नोएडा तक टीम जमी हुई है। आजम खान के जोहर अली ट्रस्ट को लेकर चल रही छापेमारी क्रम में इनकम टैक्स की एक टीम सहारनपुर भी कल से डेरा डाले हुए है। CAP गोपाल एंड कंपनी के प्रतिष्ठान पर कल आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली रोड पर दस्तावेज खंगाले हैं। आज बताया जा रहा है कि टीम CA के चिलकाना रोड स्थित न्यू सम्राट विक्रम कॉलोनी आवास पर पहुंची हुई है। रामपुर में आजम खान के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। लगातार आयकर विभाग की 40 टीमें जांच पड़ताल में जुटी है। इसके साथ ही आजम खान की जोहर यूनिवर्सिटी और चमरोआ विधायक नसीर अहमद खान के यहाँ भी छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम में नोएडा, देहरादून और बरेली के अधिकारी मौजूद हैं। कोई भी मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरठ में 24 घंटे से भी ज़्यादा समय बाद भी आयकर विभाग की टीम रिटायर इंजीनियर के घर पर छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की टीम ने इंजीनियर के घर में तमाम दस्तावेज, लैपटॉप कब्जे में लिए। किराएदारों, नौकरों से भी पूछताछ लगातार जारी है। नौकरों से मिली जानकारी से के बाद इस कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आजम खान के ठिकानों पर दूसरे दिन भी रेड अलग अलग उनके ठिकानों पर जारी है। तो यानी कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। CA हों, वकील हों, दोस्त हों, जो भी आजम खान से संबंधित है, उन लोगों की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं सपा इसको एक राजनीतिक द्वेष की तरह मान रही है और उसी की तरह देख रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सपा के नेताओं का। घोषित चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं, लेकिन जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। की निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें, लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये है कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। तो देखिए, सब रेडार पर है इस वक्त, चाहे CA हो, वकील हो, दोस्त हो, सब रेडार पर है। और कई लोगों के यहाँ छापेमारी भी हुई है। कल भी हुई थी आजम खान के कई ठिकानों पर। जो अली जोहर ट्रस्ट है, जोहर अली ट्रस्ट, उसको लेकर जो है छापेमारी हो रही है और जो इससे संबंधित है, जो इसके मेंबर है, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। वकील है, चाहे CA है, कोई भी हो, सब पर, सब रडार पर है ऐसे में अधिकारियों के। और ऐसा नहीं है छापेमारी उत्तर प्रदेश में हो रही है, कई अलग अलग, यानी कि दिल्ली से लेकर देहरादून, देहरादून से लेकर यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और कई दस्तावेज जो है वो भी कब्जे में लिए हैं अधिकारियों ने। उनके आधार पर जो सारी बातें हैं वो बाद में कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। फिलहाल आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो नहीं कम हो रही हैं और लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और उनसे जुड़े लोगों की तो मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स की रेड लगातार सब पर पड़ रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता, राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, चंचल कुमार जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चैन में आपका। चंचल कुमार जी, सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं। चंचल कुमार जी, अभी आपके नेता कह रहे थे कि घोसी उपचुनाव हारे, उसको लेकर ये पूरी मतलब छापेमारी की गई, लेकिन घोसी उपचुनाव में तो आजम खान का कोई रोल ही नहीं था। तो ऐसे में इसको राजनीति से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है
कि भाजपा जितनी कमजोर होगी, जैसे जैसे कमजोर होगी, वैसे वैसे छापे बढ़ाएगी और हिंदुस्तान के इतिहास में इनका काला दौर भी लिखा जाएगा, इस समय भी लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि जब एक शासक अपने मनमाने तरीके से, एक माननीय सांसद जो लगातार दो बार सांसद रहे हों, 9 बार विधायक रहे हों, उनके ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, दारू के ठेके से, गल्ला से 15-16 हजार रुपए की कैश चोरी, इन भाजपाइयों को जो शर्मनाक कार्यकाल है इनका, जो काला कार्यकाल है इनका, इतिहास में दर्ज होगा कि किस तरीके से ये लोग जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं। और इनका बस एक सिस्टम है कि जो लोग भी, जो मास लीडर हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में जो जो लोग मास लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की लगातार कोशिश की। जो नहीं टूटा उनको जेल भेजने का काम कर रही है, जो टूट गया उनको मिला लिया इन्होंने। आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। न जाने ये लोग क्या सोचते हैं और क्या दुनिया को मैसेज देते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज पार्टी की बात करते हैं और 70,000 करोड़ घोटाले के बाद उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते, डिप्टी सीएम बनाने का काम करते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा, अमित शाह जी बकायदा चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करते हैं, वाटर स्कैम की बात करते हैं और हेमंत बिस्व शर्मा क्या बनाते हैं, डिप्टी सीएम। शुभेंदु अधिकारी, जिस शुभेंदु अधिकारी के ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले की जांच की बात होती है, एक भाजपाई उनको अपने पास मिला करके उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम करते हैं, नेता बनाने का काम करते हैं। बंगाल के अंदर एक दो वाकई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भ्रष्टाचारी, सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में मिलाया है। और ये खुद आरोप लगाए हैं, विपक्ष आरोप नहीं लगाया है, खुद इन्होंने आरोप लगा करके उनको मिलाने का काम किया है। आप सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी आज के समय में ये हालत हो गई है कि जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो सबको इन्हें चाहिए, इन्हें सत्ता चाहिए, चाहे वो किन्हीं शर्तों पे हो। एक पकड़े, आप मुझे बताइए, कर्नाटक में एक मंत्री का बेटा पकड़ा गया कईयों करोड़ के साथ में, उसके घर छापे क्यों नहीं पड़े? आप बताइए, आदरणीय आजम खान साहब ने पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जहां गरीब किसान, नौजवान और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा पढ़ाई कर सके, शिक्षा मिल सके, कम पैसे में शिक्षा मिल सके। वहां पे आदरणीय आजम खान साहब ने एक ऐसा सपना देखा कि कम से कम ऐसे लोगों को शिक्षा मिलेगी, ऐसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ये भाजपाई लोग भूल जाते हैं, राम मंदिर के नाम पर भी घोटाले किए इन लोगों ने। इन्हीं के पार्टी का एक नेता जो उपाध्याय अयोध्या का है, क्या नाम है उसका, उपाध्याय का, हरिकेश उपाध्याय नाम का व्यक्ति करोड़ों रुपए की जालसाजी करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे दूध में धुल करके, गंगा नहा करके बर्तन साफ कर लेते हैं और मिला लेते हैं। ये भगवान राम के नाम पे मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। आदरणीय नड्डा साहब कहते हैं कि हमने 294 हमने भाजपा के कार्यालय बना दिए। तो पैसा कहां से आया था दोस्त? ये भ्रष्टाचार नहीं है। अगर एक हमारे नेता ने, हमें गर्व है आजम खान साहब के ऊपर, पूरे प्रदेश को गर्व, पूरे देश को गर्व है, एक ऐसा नेता जिसके पास तो 2 खाते हैं, एक संसद भवन के अंदर खाता है, दूसरा खाता उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर खाता है। एक भी पाई का आरोप नहीं लगा पाए भ्रष्टाचारी, उनके खिलाफ 300 मुकदमे करने का काम करते हैं। इनका चाल चलित चेहरा देखिए, इनको कम से कम शर्म आनी चाहिए। इनसे पूछा जाए कि आप बताओ 300 मुकदमे में आपने कितने की चार्जशीट दाखिल करी है, उसमें कितने लोगों को आपने आरोपी बनाया है, कितने लोग उसमें जो है कितने मुकदमे दोषी पाए गए हैं वो, लेकिन आपका कोई मुद्दा नहीं है। केवल आपको डिवाइड एंड रूल करना है, राष्ट्रपति की नीति पे काम करते हो। चंचल भाई जवाब भी ले लेते हैं, चंचल भाई आते हैं जवाब। मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। आप देखिए, मुझे लगता है कि मेरे मित्र जो है आज पूरा जो निबंध होता है ना, निबंध उसे रट के आते हैं ना। जब क्लास में टीचर पूछता था ना कि कल गाय पे निबंध याद करके आना है और परसों जो है भैंस पे निबंध याद करके आना है, तो आज समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र जो है निबंध याद करके आए हैं और उस निबंध को जो है पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं।
तो मैं बता दूं आपको स्थिति क्या है कि आजम खान साहब के खिलाफ ये जांच बहुत पहले से चल रही थी और पूरे तथ्य हैं, पूरे सबूत हैं डिपार्टमेंट के पास। जो वहां के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उनके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट की थी होम मिनिस्ट्री में और जिसके सबूत उन्होंने दिए हैं वहां पर। अब आप ये बताइए, क्या इसमें इसके बाद भी जांच ना की जाए? या आप विधायक हैं या आप समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो आपको क्या लाइसेंस मिल जाता है इस बात के लिए कि आप कुछ भी करेंगे, सरकार जांच नहीं करेगी उसमें? है तो ये देखिए, ये क्या है, ये चूंकि अब कुछ बौखलाहट है, चीजें ऐसी हैं कि जिनके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है और उनका पक्ष भी लेना है, उनको खड़ा भी करना है। तो इसीलिए मेरे मित्र ने जो है कि वो पूरा हिंदुस्तान गिना दिया और लौट के फिर वहीं उत्तर प्रदेश में वापस आ गए। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि स्थिति ये है कि अगर मान लो डिपार्टमेंट गलत करता है या कुछ भी गलत करता है, अभी तक 26-27 ठिकानों पे छापे पड़ चुके, गाजियाबाद से लेके और सारी जगह, अलीगढ़ से लेके सब जगह। तो क्या ये ऐसे ही छापे पड़ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो उनके पास क्लू है, चीजें हैं, तभी तो छापे पड़ रहे हैं ना उसके लिए। तो ये बौखलाहट है, इस बौखलाहट के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। और रहा चुनाव, घोषित चुनाव से कोई इसका मतलब है? आप मुझे बताइए कि घोषित चुनाव से क्या लेना देना है इसका? आजम खान साहब का घोषित से कोई मतलब था क्या आजम खान साहब का? भाई आजम खान साहब अपनी रामपुर की राजनीति करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, घोषित से कोई लेना देना नहीं उनका। तो इनकी बौखलाहट एक नजर आती है और इसके अलावा मुझे लगता है बाकी बचा नहीं। ठीक है, राजेंद्र सागर जी, भाई आजम खान के यहाँ छापेमारी हो रही है, लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, किस तरह से आप इस छापेमारी को कांग्रेस देख रही है? मनीष जी देखिए, जो ईडी है, ईडी विभाग है, वो पूरी तरीके से बीजेपी का आज इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। जब भी चुनाव आते हैं तो ईडी सक्रिय कर दिया जाता है। अरे अभी पिछले टाइम जब चुनाव थे तब आजम खान जी के यहाँ छापे पड़े थे, अब फिर चुनाव आने वाला है तो फिर छापे की कार्रवाई शुरू हो गई। अरे छापे आप जो है, आपकी पार्टी में इतने भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कल देखिए एक आसाम का मामला खुला है जिसमें 10 करोड़ का जो है मुख्यमंत्री की पत्नी जो है किसानों के नाम पे धोखाधड़ी करके और केंद्र सरकार उस पैसे को रिलीज करती है ना? तो वहां ना इन्होंने कोई कार्रवाई करेंगे ऐसी जगह, ना कोई जो है सुनाई इनको देती है ऐसी जगह। तो इन्होंने पूरा ईडी को जो है अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है पूरी तरीके से। जब भी चुनाव आता है तो इनकी ईडी जो है सक्रिय हो जाती है। अरे भाई, वहां जो है हेमंत बिश्वा शर्मा की जो पत्नी है वो भी वहां प्राइवेट स्कूल चला रही है। आप बताइए, मुख्यमंत्री की पत्नी जो है एक प्राइवेट स्कूल चला रही है और वो भी सरकारी जमीन पे चला रही है। आप क्या कार्रवाई वहां कर रहे हैं? लेकिन आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपकी सत्ता जो आपको जो है आने वाले समय में खुद के लिए एक दुखदायी बन जाएंगे। आप जो है आज इतने बौखलाए हुए हैं, आपको यही नहीं पता है कि करना क्या है आखिर, समझे? आप पूरी तरीके से घबराहट में हाथ पर मार रहे हैं। आप ये बताइए, अभी जो है इस समय उस यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर चल रहा है, चलिए मैं मानता हूँ आपको कार्रवाई करनी है, आपको क्या मिला अभी तक? कुछ मिला वहां पर? इस समय वहां बच्चों के पेपर चल रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है कि किसी को भी शिक्षा जो है मिलनी ही नहीं चाहिए। तो अगर ये पेपर का ही इंतजार कर लेते, उन बच्चों की परीक्षा का इंतजार कर लेते, उसके बाद भी ये कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन नहीं, इन्हें तो शिक्षा से जो है सख्त नफरत है, क्योंकि इनको जो है लगता है कि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे, अगर अनपढ़ नहीं रहेंगे तो फिर वो बीजेपी की जो है अंधभक्ति जो है किस तरीके से करेंगे। उस अंधभक्ति में ये खुद भी डूबे हुए हैं और लोगों को भी जो है डुबोए हुए हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि राजेंद्र भाई आप कह रहे हैं लोग अंधभक्ति नहीं करेंगे। अंधभक्ति क्या चीज है? अंधभक्ति क्या है? आप अंधभक्ति किसे कहते हैं? अरे आपने जो धर्म का जो है
चकमा लोगों के उस पर चढ़ा रखा ये राजेंद्र भाई ये नाम मत लीजिएगा। धर्म, सुनिए ना राजेंद्र भाई, धर्म का नाम लेंगे तो आप गिर जाएंगे। राजेंद्र भाई धर्म का नाम लेंगे तो गिर जाएंगे। राजेंद्र भाई धर्म का नाम लेंगे तो गिर जाएंगे। हिंदू मुसलमान करना है आपको, या धार्मिक चीजें लानी है? इसके अलावा आप कभी शिक्षा की बात करते हैं? मुसलमान आपके इंडिया अलायंस कर रहे हैं, उसका नाम मत लो राजेंद्र भाई। हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हो, हिंदू मुसलमान आप लोग कर रहे हो, पीडीए ये लेकर आ रहे हैं, सपा वाले लेकर आ रहे हैं। सर ऐसी बात ना करो, फिर बाद में घिरते हैं आप लोग। पूरी दुनिया जानती है आज, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया नहीं, 2014 से जानने लगी है। 2014 से आप लोगों ने 2014 जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं राजेंद्र भाई, आप लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया हिंदू मुसलमान का एक नैरेटिव सेट कर दिया है। और इससे आगे निकलकर बात कीजिए जनता के लिए। क्या बात करते हैं? हिंदू आप लोग सनातनियों का साथ देने वाले लोग हैं, सनातनियों का साथ देते हैं आप लोग। फिर बात सनातनियों पर हमला करने वालों का साथ आप लोग देते हैं। सर, सनातनियों पर हमला करने वालों का साथ आप लोग देते हैं, तो इसलिए हिंदू मत बोलिए आप लोग। आप पूरे देश को यही चाहते हैं कि सब अनपढ़ रहें और जो है इस तरीके से जो है हमारा वोट बैंक बना रहे, कोई पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है चंचल कुमार जी, ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है। एक बात कही थी, शिक्षा को शेरनी का दूध आप 55 सालों से इतनी शिक्षा दे दी कि देश पूरा शिक्षित हो गया है। ठीक है राजेंद्र भाई, हम जान रहे हैं। ठीक है आज आप लोग समझ रहे हैं जो शिक्षा यहाँ तक लेके आया उस शिक्षा का आप गला बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। चंचल कुमार जी, देखिए चंचल कुमार जी यहाँ पर, ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है राजेंद्र भाई। चंचल कुमार जी, आप लोग देखिए यहाँ पर रेड पड़ रही है। आपने भी इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ कर रख दिया। आप लोग इस चीज को हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों देना चाह रहे हैं भाई? यहाँ पर रेड है, यहाँ पर अपनी, अगर आजम खान सही है तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। 1-2 मामलों में उनको जमानत मिली है। नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, अडानी का नाम सुना आपने? अडानी जी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान की आवाम कह रही थी कि जीपीसी की मांग होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया लोकसभा से, सर आवाम नहीं, आप लोग कह रहे थे। कहा अरे पूरी हिंदुस्तान की आवाम कह रही थी। सर आप लोग कह रहे थे, आवाम तो नहीं सुनने में आया, आप लोग कह रहे थे। चैनल चलाना है, आपको चैनल चलाना है, इसलिए आप ना कर पाओ अलग बात है। सुन लीजिए, बताता हूँ सर। हम इन लोग के भरोसे नहीं बैठते सर। हम ना सपा के भरोसे बैठे, ना बीजेपी के भरोसे बैठे, ना कांग्रेस के भरोसे बैठे। इतना दम है कि चैनल अकेले चल जाएगा सर, अकेले चैनल चल जाएगा, बिना ऐड के चल जाएगा सर। यहाँ ऐड की जरूरत नहीं है, इतना सक्षम है हमारा चैनल, इतना सक्षम है कि अकेले चैनल चला लेगा। तो सर उसकी बात ना कीजिए। ठीक है ना, सुनिए अब सुन लीजिए। करण सांगवान का नाम सुना आपने? पत्रकारिता करते हैं, जानकारी होनी चाहिए आपको, मैं उम्मीद करता था। उसने जानते क्या कहा था? उसने केवल सिंपल सी बात कही थी कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए, अनपढ़ को वोट नहीं करना चाहिए। उसको आने अकेडमी से हिसाब दिया गया कि आपने इस तरीके का प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट किया। अब अगर कोई अगर अनपढ़ की बात करता है, पढ़े लिखे की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको पता है कि पढ़ाई लिखाई कौन करने वाले लोग हैं। और आज हालत ये, अगर इनसे पूछा जाए कि आप आदरणीय आजम खान साहब ने विश्वविद्यालय बनाया, जवाहर विश्वविद्यालय, जो आपके पेट मरोड़ते हैं, क्यों बनाया विश्वविद्यालय? खुद उनको पढ़ाई करनी है, या उस क्षेत्र की आवाम को पढ़ाई करनी है, या उस क्षेत्र की जनता को पढ़ाई करनी है? दबा कुचला अल्पसंख्यक, आपको जानकारी है एंकर महोदय? आदरणीय आजम खान साहब एक स्कूल चला जाए, बच्चों की फीस नहीं लगती, पता आपको? लेकिन भाजपा ही नहीं बताएंगे ये, क्योंकि इनको बांटना है, इनको नफरत फैलानी है, इनको उसका माफी नहीं है। मैंने पूछा बकरी चोरी के बारे में क्या कहोगे? क्या एक माननीय विधायक, आप एंकर है, मुझे बताइए, पत्रकारिता करते हैं आप, क्या हिम्मत है कि आप आंख में आंख डाल कर भाजपा से पूछ पाएंगे? बताओ बकरी चोरी कर सकता है क्या? क्या एक सांसद या विधायक किसी दारू के ठेके 16,000 रुपए लूटने जाएगा? आपकी हिम्मत है पत्रकारिता आप कर पाएंगे? आप कर पाएंगे? आप हिंदू मुसलमान देखना चाहते हैं, आप विपक्ष कहते हैं हिंदू मुसलमान करता है, आप पूछ पाएंगे? क्या कह पाएंगे कि पति पत्नी दोनों लोगों ने एक गले से, एक दारू के ठेके से 18,000 रुपए लूट लिए, बकरी चोरी कर ली, मुर्गी चोरी कर ली? ऐसे 300 मुकदमे लगाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इनके पास कुछ मिला नहीं, न कुछ मिलेगा। चंचल कुमार जी, हो गया पत्रकारिता पे सवाल उठा लिया अब आपने।
अब मेरी बात भी सुन लीजिए, हो गया अब आपने सवाल उठा लिया, बात भी तो सुन लीजिए ना, अब जवाब भी ले लीजिए ना, सुनिए ना, सरकार थी आपकी, योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया था, उन पर भी केसेस लगे थे, उन पर भी केसेस लगे थे महाराज, तो यहाँ मत बताइए हमें कहानी, हम तब से पत्रकारिता कर रहे हैं जब से आप राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो हमें ना बताएं, ठीक है, जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब से आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो हमें ना बताइए सर, ठीक है, हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए, आप लोग अपने पक्ष रखिए, हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हो रहा। डिप्टी सीएम अपने मुकदमे वापस लिए, हिंदुस्तान का ऐसा पहला उत्तर प्रदेश राज्य होगा जहाँ के मुकदमे वापस कई सपा नेताओं पे मुकदमे हट गए, तो हमें ना बताइए सर, कई सपा नेताओं पे मुकदमे हट गए थे अखिलेश यादव के सरकार में, तो हमें ना बताइए। अरे तो सर आप अब ऐसे बोलेंगे तो बताना ही पड़ेगा ना सर, जानकारी आपको दे रहा हूँ और कुछ नहीं। सुनिए ना, मायावती के समय में राजा भैया पर क्या लगा था मालूम है? अरे आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, आप तो राजनीति, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप भी बता दीजिए राजा भैया पर क्या लगा था, कौन सी धारा लगी थी, क्या लगा था? मुलायम सिंह आए तो हटा दिया उसको। मैं बोलूं? बोलिए, चलिए। थोड़ा सा डिस्प्ले पे आपका नाम नहीं आ रहा, प्लीज अपना नाम बता दीजिए मुझे। मनीष जी, मुझे एक बात बताइए, अडानी जी के ऊपर सेबी जांच कर रही थी और 24 लोगों के द्वारा उनके पास पैसा आया, जिससे 22 की जांचों में 22 ट्रांजेक्शन में सेबी ने कह दिया कि इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के उनको नेट क्लीन कर दिया, उनको जो है सिस्टम से उनको नेट क्लीन कर दिया, वो बरी हो गए। और उसी के 2-4-5 दिन बाद उसी सेबी के डायरेक्टर को एनडीटीवी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। बताओ रिश्ता क्या कहलाता है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप अच्छे पत्रकार हैं, आपके चैनल को बीजेपी के ऐड की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे मालूम है आप मजबूत हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आपने सवाल क्यों उठाया? आप बता पाएंगे कहाँ से क्या बना दिए जा रहे हैं, वो जाने, वो बनाए जा रहे हैं, अपनी काबिलियत पे बनाए जा रहे हैं, वैसे तो हम देखिए, सुनिए प्लीज मनीष जी, मुझे समझ नहीं आता कि जो आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, उद्घाटन के बाद होगा जाता है। आप लोग गए थे ना सर, कोर्ट गए थे ना आप लोग कोर्ट गए थे ना सर, आप लोग चंचल भाई कोर्ट गए थे ना अडानी के खिलाफ? अच्छा, अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे? करोड़ों रुपए का अयोध्या, अरे चंचल भाई, अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे आप सुप्रीम कोर्ट गए थे ना? क्या बता पाएंगे आप? अरे सर, हम लोगों ने बहुत चलाया है सर, ऐसा मत कीजिए, एक फाइल लेकर आ रहे थे संजय सिंह सांसद, आप आम आदमी पार्टी के, सुन लीजिए चंचल भाई, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक फाइल लेकर आ रहे थे, ये इन लोगों से सवाल पूछा जा रहा था, ऐसा नहीं है? मुर्गी चोरी एक मानी सांसद कर सकता है क्या? बकरी चोरी कर सकता है क्या? किताब चोरी कर सकता है क्या? बिल्कुल कहाँ पाया गया? जवाब लीजिए, लिखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास में कैसे की सरकार थी जिन्होंने बदले की भावना से समाजवादियों के ऊपर मुकदमे लादने का काम किया, अमन चैन प्रिय लोगों को जेल भेजने का काम किया। समय हमेशा आपका नहीं रहने वाला है, आने वाले समय में आपका एक भाई का हिसाब होगा। अब आपका निबंध पूरा हो गया, बदले की भावना ली जाएगी, टिट फॉर टैट, मनोज पंडित जी, टिट फॉर टैट का हिसाब किताब होगा। मेरे जवाब दे दीजिए। नहीं, अब आपका निबंध पूरा हो गया तो दूसरा का जवाब सुन लीजिए। अब आपको निबंध लग रहा है? अरे भाई, आप बैठी हुई बातों को बताए जा रहे हो तो क्या बोलेंगे? आप सुन ही नहीं रहे उस बात को। आप ये बताइए, जो रिकॉर्ड आपको दे दिया, आप आए और रिकॉर्ड प्ले कर दिया आपने, अरे आप सुन तो लीजिए, आप ये बताइए क्या ऐसा है? नहीं सुनिए, आप सुनिए, मैं बहुत देर से बिना बीच में इंटरप्ट किए सुन रहा था, बोला नहीं। अब आप हमारी सुन लीजिए, क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आजीवन आप कुलपति रहेंगे? मुझे बताइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो राजा भैया, जिन अभी मनीष जी ने पूछा कि ये वही राजा भैया हैं जो कोटा में और बिल्कुल अंदर थे और जो मायावती सरकार में बाहर निकल ही नहीं पाए थे। आपके अखिलेश जी ने उन्हें मंत्री बनाया, जब आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो राजा भैया को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे बताइए। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि जो आप कहते हो कि आजम खान साहब बिल्कुल दूध के धुले हैं, आजम खान साहब के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जो भी चीजें हुआ करती थी, जौहर यूनिवर्सिटी कैसे बनी, 500 एकड़ जमीन कैसे इकट्ठी की गई, किताबें कहाँ से आई, और नहीं, अब नहीं, देखो
सुनिए मैं आप लोग तो प्रभु श्रीरामचंद्र जी की जन्मभूमि घोटाला भी सुन नहीं जाते के ऊपर अरे भाई आप सुनो तो सही पहुंची वहाँ पे। मनीष जी ऐसे थोड़ी काम चलेगा। संजल भाई सुन लीजिए, आपने सुना है ना, वो अभी सुन लीजिए, नहीं मनीष जी मैं इसके बाद एक एक बात सुनी और मैं बीच में बोला नहीं। हाँ ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक। तो आप पूरा उत्तर प्रदेश जनता यूनिवर्सिटी कैसे बनी, जिन गरीबों की जमीन छीन छीन के आपने यूनिवर्सिटी बनाई, जिस यूनिवर्सिटी में आपने आजीवन कुलपति रखने का विधानसभा से पास करा लिया, और सारी यूनिवर्सिटीज में जो किताबें आई, जो चीजें आई, और जो ईडी और होम मिनिस्टर को जो शिकायतें दी गई 150 पन्नों की, उसमें एक एक व्यक्ति का नाम है, उस ड्राइवर का नाम है, उस गनर का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जिसके घर में पैसे रखे जाते थे, जिसके घर में चीजें रखी जाती थी। और आप ये देखिए घोसी के चुनाव को कहां आप उससे जोड़ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि आप चीजों को घुमाने के चक्कर में कभी घोसी से जोड़ते हैं, कभी किसी और चीज से जोड़ते हैं। अरे आप कितने ईमानदार हैं। आजम का साहब का बेटा विधायक बना, उसके दो पासपोर्ट मिले, दो डेट ऑफ बर्थ मिली, तो इस चीज से आपकी मानसिकता झलकती है। और मैं बता दूं आपको कि बोया पेड़ बबूल का, नहीं सुनिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। जो कर्म आपने किए हैं उसको यही भुगतना है आपको। आप ये सोचे कि नहीं कोई और भुगतेगा तो वो चीज चलने वाली नहीं है। और मेरे मित्र, जनता जानती है किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ खड़ा नहीं होना है। और ये देखिए कि अगर इतनी अच्छी चीजें चल रही थी तो क्यों नहीं जनता ने दोबारा चुना आपको, क्यों नहीं आए। 10 सीटों में से 5 सीट रह गई आपके पास लोकसभा में भी, और वो गठबंधन में बैंड के साथ गठबंधन में चली गई सारी सीटें। जो आपके अपने परिवार के लोग थे वो हार गए और दूसरे लोग जीत गए चुनाव। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि अब बरगलाने वाली स्थिति नहीं है मनीष भाई। अब लोग आज की डेट में पूरा देश, पूरा विश्व भारत की तरफ आंखें निहार के देख रहा है। G20 में देखिए आप, जो लोग, जिनसे लोग मिलने को तरसते हैं, लोग जो किसी के जा नहीं रहे थे, वो यहाँ पर आए और आपके देश में आपकी वाह करके गए, आपकी चीजें करके गए। आज आप लीडर हैं, आप विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़े हैं आप, पर लेकिन इनको चीजें नजर नहीं आ रही हैं। ये वही हिंदू मुस्लिम करना है, वही हिंदू, ये उसी इंडिया गठबंधन में जुड़े हैं कि जिसमें हिंदू, इनको लगता है कि हिंदू एक्ट है, जिनको हिंदू मलेरिया लगता है, जिनको हिंदू बीमारी लगता है। तो मेरे मित्र, अब हिंदू बीमारी, हिंदू मलेरिया, ये वाली राजनीति चलने वाली नहीं है। अब लोग विकास की राजनीति चाहते हैं और भविष्य की राजनीति चाहते हैं। ठीक है। चंचल कुमार जी, देखिए एक सवाल और भी है। मदरसा आलिया का जो फर्नीचर है ना, उनके यहाँ पाया गया था उस यूनिवर्सिटी में, और दीवार तोड़ के निकाला गया था, उसकी FIR दर्ज थी। ठीक है, अभी आपको पिछले साल की बात बता रहे हैं। तो ऐसे में किताबें पाई गई, तो अब ऐसे में वो तो कोई और रखेगा नहीं। अरे जवाब तो ले लीजिए। अब उन्होंने सवाल कर लिया, आप भी सवाल एक दो बच्चे में बता दो। सुनिए, इन्होंने एक आरोप लगाया कि जमीनों, गरीबों की जमीनें हत्या ली गई। इनको पता होना चाहिए, लोगों ने खुशी जो लैंड एक्विजिशन बिल 2013 आया था, उसके आधार से जमीन ली गई, उस आधार पे लोगों को जमीन एक्वायर की गई, और लोग खुश है वहां पे। तो विश्वविद्यालय उनके लिए बना, उनकी पीढ़ी के लिए बना, अगली पीढ़ी के लिए बना है। इनकी तरह नहीं कि केवल जमीन का घोटाला कर लो, लोगों को बर्बाद कर दो, लोगों को तबाह कर दो, और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। जरा, अरे दोस्त, पूरा देश सुन रहा होगा। आप जानते हैं चाइना का बजट, शिक्षा बजट कितना है, आपको पता है मनोज जी? मैं बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान का, मनीष जी आप भी सुन लीजिएगा, हिंदुस्तान का टोटल आम बजट है ना, उससे 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा केवल चाइना का शिक्षा बजट है। अब विश्व गुरु हमें बना रहेंगे। अरे क्यों गुमराह करते हो दोस्त? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान सुबह सुबह कि आप विश्वगुरु बन जाएंगे, आप विश्वगुरु बन जाएंगे। एक व्यक्ति की 2-3 मार्कशीट मिलती है। हमारे देश की पूरे HRD मिनिस्ट्री और वर्तमान में जो है महिला विकास मंत्री हैं, उनकी पर्सनली लिखती है BA फर्स्ट ईयर पास करने के बाद। डिग्री के पूरे देश में चर्चा होती है, HRD मिनिस्टर तक रह गई है, और ये विश्वगुरु बनाते हैं हमारे हिंदुस्तान के सबको। आप बजट में हमेशा शिक्षा बजट को हमेशा कम किए जा रहे हो, अब विश्वगुरु हमें बना रहे हो। मैंने बताया, आप रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा, पूरे हमारे हिंदुस्तान का जो आम बजट है उससे 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा उनका शिक्षा का बजट है। अब इस गुरु हमें ये बनाएंगे, जहां पे जाति के नाम पे बढ़ने लिया जाता है, जाति के नाम पे उसको तिरस्कार किया जाता है, जहां पे जाति के नाम पे एक बच्चे को पानी नहीं पीने दिया जाता है, वो विश्वगुरु बना रहेंगे। आरक्षण के नाम पे घोटाला करते विश्वगुरु बना रहेंगे, और शिक्षकों को आरक्षण खा के विश्वगुरु बना रहेंगे। इनकी दिक्कत यह है कि लोग पढ़े लिखे ना, जो पढ़े लिखे लोग सवाल करेंगे। आप सोचिए, अभी अमेरिका की मीडिया आई थी, उसकी बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम प्रधानमंत्री को सवाल पूछ पाएंगे,
लेकिन प्रधानमंत्री हमारे इतने डर से हैं, कोई सवाल कुछ पूछ ना ले, कोई कुछ जवाब सवाल ना कर दे तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर तो हमेशा काम आएगा नहीं। हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में कहते प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके बोलते हैं, अब चूंकि सवाल कोई पता नहीं क्या पूछ सकता है इसलिए प्रधानमंत्री डरते हैं। प्रधानमंत्री जी ये लोग जानते हैं मनीष जी, इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके आप प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, बोलते रहो, ये ट्रेनिंग दी जाती है इनको। अगर आपका वीडियो ना हो तो देख लीजिए, ये भाजपाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है। इनसे कहा जाता है एक झूठ को 4 बार बोलो। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मेहमान नवाजी में 990 करोड़ रुपए बजट को 4100 करोड़ कर दिया गया, वो 4 गुना बढ़ाया गया, 4 गुना। 4 गुना काम कर 4 बार झूठ बोलते हैं और लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। इतना नहीं, कहते हमने 11 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। एक दिन पहले लोकसभा में कहते हैं कि हमने 6.5 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। एक दिन में 5-5 करोड़ झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने की पराकाष्ठा समझिए, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएगा, 10 गांव बनाएंगे, स्मार्ट कार बनाएंगे, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और न जाने क्या क्या। और सुनिए 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। लेकिन झोपड़ियां आज बंद करनी पड़ रही है। दिल्ली में लोगों गरीबों को ढक दिया, सांस लेने तक को दुश्वार इन्होंने कर दिया वहां पे। और ये कहते हैं कि हमें डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, झेलो इंडिया, न जाने क्या क्या इंडिया। अब मुझे बताओ, अभी आपको मालूम चला है कि इंडिया एक महीने पहले आपको मालूम चला है इंडिया का इजाद अंग्रेजों ने किया था। इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं जन पे, इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया हुआ है। इनके एक सांसद बोलते हैं इंडिया सब तो गाली है। इनके यहाँ की जो प्लस सिक्योरिटी में रहती है मैडम कंगना जी, जो आज के ठीक ठाक पूरे देश में घूमती रहती है, 50 2014 के बाद आजादी मानती है, तो 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। तो वो क्या करती है, कहते हैं इंडिया सब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दी गई गाली है। इनको पहले इनको इंडिया के बारे में नहीं मानत थी। ये जो इंडिया गठबंधन हमारा बना है, इनसे डर रहे, इनको चंचल भाई ये इंडिया गठबंधन तो है, प्रधानमंत्री जी चंचल भाई ये इंडिया गठबंधन तो है, बोलने लगे रही होगी। प्रधानमंत्री जी ना जाने क्या क्या कह जाते हैं, कभी घमंडिया बोलते हैं। चंचल भाई ये इंडिया गठबंधन तो नहीं, तो इंडिया अलायंस है ना। सुनिए सर, जो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आप बताओ 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, आप बताओ हमें 2022 तक पक्का मकान देने के बाद उसका क्या हुआ, आप बताओ 15 लाख खाते माने तो उसका क्या हुआ। लोगों को प्रधानमंत्री ठीक है। राजेंद्र सागर जी आपके पास आ जाते हैं। राजेंद्र सागर जी, लेकिन ये भाजपाई लोग उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है राजेंद्र सागर जी, देखिए ऐसा है, ये जो FIR दर्ज थी आजम खान के खिलाफ, काफी दिनों से ये बातें चल रही थी और आजम खान के यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार रेड पड़ी है, काफ़ी दिनों से रेड पड़ रही थी और चल भी रही थी। ऐसे में अब कई ठिकानों पर रेड मिले हैं, दस्तावेज सामने आए हैं, बाकी तो कोर्ट देखेगा। अब इसमें राजनीति अगर आप जोड़ भी देते हैं, बाय द वे आपने कह दिया 2024 का चुनाव है, अगर आजम खान को कई ऐसे मुकदमों में उनको बरी किया गया है, कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। अगर कुछ झूठा होगा तो कोर्ट बरी कर देगा, तो उसमें फिर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए कि अगर हम सही है तो फिर सही है, उसमें क्या दिक्कत है। फिर इसमें इतना फिर चिल्लाना क्या सही है। अब भाई अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है राजेंद्र भाई या फिर कुछ है, आईटी के पास चीजें आते तो वो तो देखेगा ही ना। मनीष भाई, माननीय न्यायालय ने जो आजम खान चंचल भाई आ रहे हैं, केस लगे थे, राजेंद्र जो भाई आजम खान जी के ऊपर केस लगे थे, माननीय न्यायालय ने उसमें से बहुत सारे केस उन्होंने खुद टिप्पणी की थी कि ये राजनीतिक तौर पे जो है राजनीतिक द्वेष से किए गए हैं। बहुत सारे मुकदमे उसमें ऐसे थे, है ना, छोटी छोटी चीजें पे जो मुकदमे किए गए थे। और दूसरी रही बात कि उन्होंने जो है खुद कह दिया है कि मैं आजीवन जो है कुलपति रहूंगा। तो आप ये देखिए मनीष जी कि ये लोकतांत्रिक देश है और आप घोषणा कर देते हैं कि 50 साल तक हमें सत्ता से कोई नहीं हिला सकता। आप घोषणा कर देते हैं कि तीसरी बार फिर हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये किस चीज पे आप घोषणा करते हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में भारत में है। और फिर आप एक दावा कर रहे हैं कि मैं 50 साल तक मेरी सत्ता को कोई नहीं हिला सकता है, मैं 50 साल तक हम इस देश पे राज करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी जो है ये दावा करते हैं
तो आप एक चीज को देख रहे हैं। और रह गई इस पे राजनीति की बात, तो भाई ये सारे राजनीतिक दल ही बुला के बैठाए हुए हैं ना टीवी चैनल पे, तो जाहिर सी बात है राजनीति तो आज जो है खुद ही इस देश का मीडिया करा रहा है बहुत सारा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं, इनकी घबराहट बता रही है कि आने वाले समय जो है इनके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, ये सत्ता से जाने वाले हैं। राजेंद्र भाई, इसी घबराहट में जी राजेंद्र भाई, अगर ये इतना बौखलाए हुए हैं, बीजेपी वाले इतना बौखला गए हैं आजम खान को लेकर, तो लगातार 4-5 चुनाव में हरा चुके हैं, कार्रवाई के बावजूद भी हरा चुके हैं। आपने देखा कि इस तरह से 2000 आपका विधानसभा का चुनाव 2 बार, लोकसभा का चुनाव हो गया, उसके बाद फिर ये आपका निकाय चुनाव हो गया। तो क्या है ये अगर द्वेष की भावना होती और तो फिर जनता इनको सबक सिखाती, लेकिन जनता भी जान रही है कुछ हो रहा है तो होने दो, तो कुछ सही हो रहा है, जो आएगा वो तो सामने आएगा। मनीष जी, अभी तक ये नहीं था। अब जो भी जितनी भी जातियां हैं उनके सारे नेतृत्वकर्ता एक मंच पर आए आज, और उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि ये सारी जो भारत की जनता है, जो जिसका नेतृत्व इंडिया गठबंधन कर रहा है, वो सारे लोग आज एक मंच पे घबराहट इस बात की है, पहले की नहीं, आज इस बात की घबराहट है कि पूरे देश में जिस तरीके से दलितों के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए हैं, वो आज सारे एक मंच पर मौजूद हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है वो राजेंद्र भाई, आप क्या कह रहे हैं? जो जिन्होंने दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए हैं, वो एक मंच पर हैं, मतलब इंडिया गठबंधन नहीं। जिन हाँ राजेंद्र भाई, जातियों के ऊपर अत्याचार हुए, आदिवासियों के ऊपर, जिन जो है बैकवर्ड के ऊपर, जिन दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके सबके नेतृत्वकर्ता आज एक मंच पर हैं। घबराहट इस बात की है, समझे? आप देखिए, आप विश्व बनाने की बात करते हैं, आप पहले जो है देश के अंदर ही निबट लीजिए। आप 5 किलो राशन के लिए इतनी लंबी लाइनें लगाते हैं। एक बीजेपी का जो है एक नेता एक दलित के ऊपर खड़े होकर पेशाब करता है। आप बताइए, ये विश्वगुरु बनाने के लक्षण है? आप कहां से विश्वगुरु बनने की? आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इंडिका से नाम निकला था, कोई नया नाम नहीं आया है इंडिया। आज इनको पता चला है, इतने साल की राजनीति करने के बाद और इतना समय बीतने के बाद, और जो घमंडिया गा रहे हैं, वो भी पिछले 9-9.5 साल से देश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उन्हें 9.5 साल बाद पता चलता है कि इंडिया क्या चीज है, क्योंकि उन्हें मालूम है आज इस पूरे देश की जनता के नेतृत्वकर्ता एक मंच पर है, पूरे देश की जनता आज एक मंच पर है, और वो 24 में सबक सिखाने के लिए जनता कहाँ मंच पे है सर? नेता है मंच पे, जनता नहीं होती है मंच पे। अरे जनता उस नेतृत्वकर्ता के पीछे होती है। ना जो सर, आप लोग एक नेता है, क्यों हमारे भोले भाले जनता को आप लोग एक मंच ऐसा कर रहे हैं? समाज का नेतृत्व वो जनता, आप लोग एक मंच पे हैं। जनता को तो इनने भोटेरा बरगला लिया, अब बरगलाने में आने वाली नहीं है। उसे मालूम है कि हमारे हक हकूक की बात कहाँ होती है, हमारे भविष्य की बात कहाँ हो रही है, हमें कहाँ से अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, कहाँ से अपने अधिकार मिलेंगे। इन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी, और केवल हर चीज पे राजनीति। लेकिन अब ये देश में चलने वाला नहीं है। इस देश की जनता जाग चुकी है, और वो 2024 में इन्हें दिखा देगी कि आखिर जो है ये लोकतांत्रिक देश है। ठीक है राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई छोटा सवाल, राजेंद्र भाई एक छोटा सा सवाल है, उन सवाल का जवाब दीजिएगा। ये बताइए, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अभी हमारे यहाँ हमला किया है, हमारे जवान शहीद हो गए हैं, हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए? आज आप उनसे सवाल करिए ना, जो एक सर के बदले 10 सर लाने वाले थे, उनसे सवाल करिए आज। अरे सर, हम पूछ रहे हैं आपसे। अरे आपसे ना पूछे कि आप भी तो नेता ही हैं, बात करनी चाहिए पाकिस्तान से कि नहीं करनी चाहिए? हाँ या ना में सर, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है।
हम हाँ या ना में जवाब पूछ रहे हैं, आप हाँ या ना बोल दीजिए। मनीष जी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं सर चीजों को, हम कह रहे हैं हाँ या ना बोल दो महाराज। एक ही प्रवक्ता बैठा हुआ है, वो बहुत आप सुनिए सर, इसीलिए मैं सुनिए ना सुन लीजिए राजेंद्र भाई, इसीलिए इंडिया गठबंधन को ज्यादा जगह दी जाती है। इंडिया गठबंधन को हम ज्यादा जगह देते हैं, 2-2, 3-3 लोग इंडिया गठबंधन के बैठाते हैं, भाजपा को अकेले बैठाते हैं। पहले पूरी बात सुन लीजिए। चल भाई यार एक सेकंड, हम जब हमारी सरकार थी किस तरीके से राजेंद्र भाई सीधा सा सवाल है, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हाँ या ना? अरे आपकी सरकार थी, हमने देखा था। हाँ ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो आप अटैक करिए पूरा देश। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे राजेंद्र भाई, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? मनीष जी मैं हाँ नाम है आपके सर, हाँ नाम है सर, इतना जलेबी पका देंगे आप। हाँ नाम है, इतना जलेबी पका देंगे। हाँ आप मेरी बात की तो सुन लीजिए, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं, समझे? आप मेरे साथ के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जो है आप कहते हैं ये मत बताइए, ये लाइन मत बताइए, मुझे बताइए हाँ या ना। तो एक सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना? आज तो कहां है हाँ या ना हमारे जवान शहीद महाराज, हाँ या ना? हो रहे हैं, कल भी हमारे जवान शहीद हुए थे। अरे राजेंद्र भाई हाँ या ना? इस देश के हुक्मरान, अरे मनीष भाई ठीक है, चंचल कुमार जी, ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है चंचल कुमार जी, पता ही नहीं है। स्वागत और अभिनंदन कराने में लगे हुए थे। ठीक आपको है। याद मैं दिलाता हूँ, अगर आप उनका स्टैंड जाना चाहते हैं, आपको याद होगा 2004 से लेकर 14 तक पाकिस्तान से एकदम स्पष्ट कांग्रेस की सरकार ने बोला था किसी भी शर्त से हम बात आपसे नहीं करेंगे जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करो अपने सीमा। और आदरणीय मनमोहन सिंह जी कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते मैं 8 साल की बात करूंगा और जाके बिरयानी खाया है, 5 साल के अंदर बिरयानी खाया है प्रधानमंत्री जी। और तो ये बड़ी मजे की बात, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रिकॉर्ड बात करता हूँ, मैं फेक डेटा नहीं देता हूँ। आप 2004 से लेके 2014 तक शहीदों की लिस्ट उठा के देख लो, और 2014 से लेके 2023 तक के अभी डेटा उठा के देख लेना, तकरीबन डबल सैनिक शहीद हुए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र देखिए, ये राष्ट्रवादी अपने आप को घोषित करते हैं, जिन लोगों ने अपनी जिनकी मात्र संस्था आरएसएस ने अपने मुख्यालय का 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और हमें राष्ट्रवाद पार्टी से पढ़ाते ही है। और पठानकोट में हमला होता है और आईएसआई की टीम आके जांच करती है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन्हीं के पार्टी के ध्रुव सक्सेना, राजपुरोहित राजस्थान से, बीजेपी के आईटी सेल में काम करने वाले लोग आईएसआई के एजेंट पाए जाते हैं। ये राष्ट्रवाद का पार्टी दिखाएंगे हमें। इन्हीं के पार्टी के लोग महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सिंबॉलिक गोली मारते हैं, गोडसे को पूछते हैं। ये लोग जो देशद्रोही था, एक आतंकवादी था, उसको देशद्रोही गोडसे को पूजने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। इनको सोचना चाहिए। और आप एक सवाल पूछ रहे थे कि आप लगातार क्यों हार गए, 4 बार आप हार गए। अरे 2 हारे थे ये लोग भी, 2002 हारे, 2004 हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, 5 चुनाव हारे ये लोग। इस घमंड में मत रहिए, जनता है जो एक बार उठा के फेंकेगी तो पता नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि आपने जितना जुल्म जाति जनता पे करनी थी आपने कर ली। 400 रुपए के गैस सिलेंडर के लिए। लेकिन चंचल भाई ये हारे थे तो मायावती आई आप आए, लेकिन यहाँ तो लगातार इन लोगों के साथ, आप लोग के साथ उल्टा हो रहा है इनके साथ ना, इनके साथ तो लगातार यही आ रहे हैं। ये हार रहे थे लेकिन उसके पीछे आप थे, आप आए, मायावती आई। अरे सुन तो लीजिए, मैंने कहा ना कि 2002 हारे, मैं हार जीत की बात अभी कर रहे थे आप। मैंने कहा 2002 हारे, 2004 हारे, 2009 हारे, 2007 हारे, 2012 हारे, मैंने कहा नहीं बात को। तो इस घमंड में मत रहिए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आप एक बात बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं ना जो कहते थे कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, और एक बाबा भाई बहनों आपको 35 रुपए डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको 35 रुपए 30 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या बोला करते थे। और आप बताओ 100 रुपए सुपर डीजल पेट्रोल हो गया,
ये कौन सा राष्ट्रवाद इनका है? आप पूछो 400 रुपए के गैस सिलेंडर वाले प्रधानमंत्री का नूरानी चेहरा पूरे हिंदुस्तान के होर्डिंग में लग जाता था कि भाइयों बहनों माँ की आंख में आंसू आते थे, बड़ा अच्छा वाला एड। और वही एड 1200 रुपए तक के गैस सिलेंडर को लेके गया और फिर 200 रुपए गैस सिलेंडर बंद कर बढ़ाने के कम करने के बाद आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के सारे पेट्रोल पंपों पे हजारों, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों करोड़ रुपए ये भाजपाई केवल प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा दिखाने के लिए सारे पेट्रोल पंप पे लगा दिए होर्डिंग फिर से कि देखो 200 रुपए हमने कम कर दिए। अरे हिंदुस्तान के इतिहास का ये भी हिसाब लिखा जाएगा, आपके दौर का ये भी हिसाब किया जाएगा। जो आपका दौर ये है ये भी लिखा जाएगा। एक राजा अपने आपके केवल शान शौकत में गरीब जनता को, हिंदुस्तान की आवाम को कितने लानत झेलने पड़े, कितने महंगाई के मुख में धकेलने का काम किया। आप मुझे बताओ 8500 करोड़ की चलते हैं। जितने सवाल मैंने पूछे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं मनीष भाई, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। ठीक है मनोज पंडित जी क्या कह रहे हैं? और आपने कहा मैं कह रहा हूँ कि जितने सवाल मैंने पूछे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैंने पूछा राजा मिस्त्री कौन आया, जवाब मिला। मैंने पूछा, जवाब सुन लीजिए, मनोज भाई जवाब सुन लीजिए। आपको ध्यान होगा बहन कुमारी मायावती के शासन था जब समाजवादी पार्टी को लगा कि एक ऐसे नेक्स्ट को शासन सत्ता के प्रभाव से दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, चंचल कुमार जी क्या क्या मिला था वहाँ पर मालूम भी है? चंचल भाई क्या क्या मिला था मालूम भी है? संसद के ऊपर बकरी चोरी न जाने का क्या आरोप लगाए? आप बताओ, ये हंस रहे हैं, आप जरा बताओ। चंचल भाई राजा भैया क्या क्या मिला था आपको मालूम है? मुख्यमंत्री जी को बकरी चोरी का तीन लोग उत्तर प्रदेश के, आप ये देखिए कि तीन लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो अखिलेश जी ने ये खुले मन से कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग ले रहा था, समीक्षा कर रहा था और होम सेक्रेटरी के मैसेज, मोबाइल पर मैसेज आया कि यू हैव टू ट्रांसफर्ड। तो उसने कहा सर मैं जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हैं आप, क्या हुआ? बोले कि मेरा ट्रांसफर हो गया। बोले मैं तो यहाँ बैठा हूँ, आपका ट्रांसफर कौन कर सकता है? बोले सर देखो मैसेज आ गया कि मेरा ट्रांसफर हो गया। तो जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार चली थी, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कैसे सरकार चलाई गई। और मैं बता दूं, आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में होटल, चंचल जी आप सुनिए मेरी बात, नहीं, विधानसभा में जो भी कुछ बोला जाता है वो रिकॉर्डेड होता है मनीष जी, वो रिकॉर्डेड होता है। और वहाँ कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोला जाता जिसके ऊपर जो आधारहीन हो। ठीक है, आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे होटल कहाँ पर है, चीजें कहाँ पर है और सब चीजें कहाँ पर है। नहीं, अरे चंचल भाई जांच होती है तब फिर आप लोग कहते हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर ये चुनाव आ रहा है, फिर वो चुनाव आ रहा है। अभी आप कह रहे हैं ज्यादा बातें ना खुलवाई जाए। आप ये देखिए यही तो गड़बड़ है सर, जांच होती है चंचल भाई तो फिर आप लोग चिल्लाते हैं। नहीं मनीष भाई, ये समाजवादी लोग हैं। मनीष भाई से पूछिए लखनऊ के अंदर मामूल का प्लान, पराग का प्लान, मनीष भाई ये वही आदर खादाब है जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड करवा दिया, जिन्होंने वो निर्दोष दो भाई जिनकी हत्या हुई, उन दोनों भाइयों के जो दोषी थे उन्हें छुड़वा दिया। एक सवाल सुनिए ना चंचल भाई, एक जवाब आपको और देना था। ठीक है समय कम है चंचल भाई, चंचल भाई सुनिए ना चंचल भाई, ठीक है मनोज पंडित। चंचल भाई आपने ठीक है चंचल भाई आपने 2004 से 2014 की बात की थी और तमाम तरह की बातें कर रहे थे, मैं जवाब देना चाहूँगा। ठीक है चंचल भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ताज पर हमला हुआ, कई जगहों पर ऐसे हमले हुए, तो ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका की भी रिपोर्ट है कि यहाँ के जो हमारे जो जवान थे वो बहुत गुस्से में थे। लेकिन जानते हैं भारत सरकार ने क्या किया था? उनके हाथ बांध दिए थे, कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान परमाणु हमला कर दे। ठीक है,
सर वो स्थिति हुई है हमारे साथ, वो स्थिति हो चुकी है। तो सर वो मत बताइए सर, वो मत बताइए सर ना, वो मत बताइए सर आप हमें, वो हमने भी देख लिया है, हमने भी देखा, बालाकोट देखा है सर ना, बालाकोट देखा है। भारतीय जनता पार्टी के अरे सर चंचल भाई आ गए, आगे बस आगे चंचल भाई, वो मेरे भाई क्या आपको भी डायरेक्टर बनना है क्या नीति का? ठीक है सर, चल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेश का सुबह इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।